हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज से जनरल साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और शायद जनरल साइंस का मेरा ये पहला वीडियो होगा अपने इस चैनल के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरल साइंस के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो तीनों टॉपिक्स होते हैं मैं उनको कवर करूँगा। लेकिन एक थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो क्या होता है कि हम लेक्चर बना देते हैं, उसके बाद जब आपके पास लेक्चर आता है आप उनको देखते हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है, देखो मेन चीज़ ये होती है कि आपको पढ़ाने का तरीका, जो आपके पास बंदा आगे एक्सप्लेन कर रहा है उसका जो कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सही मिल रही है या कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से और अगर आपको थोड़ा सा ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, मेहनत हो रही है और हमारे लिए काम का भी है, तो आप एक बार लाइक करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का मतलब जानते हैं आप? अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आने वाला नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी आप हमारा कोई वीडियो लॉन्च होगा या वीडियो जब भी आपके पास जनरेट होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है उस वीडियो का और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जनरल साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने पढ़ाएंगे वो अपन बायोलॉजी ले रहे हैं आज। क्या ले रहे हैं? बायोलॉजी, जिसे आप अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हैं उसको? जीव विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जीव विज्ञान की ब्रांच वगैरह कुछ भी। एक बार अभी हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चल रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है? ब्लड। ब्लड से स्टार्ट करेंगे। ब्लड के बाद में हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ब्लड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते जाएंगे। मतलब हम यहाँ से स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। और साइंस के अंदर अपन किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पढ़ाने वाले बंदे के ऊपर। तो मैं आपके पास सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूँ ब्लड। तो एकदम चिल होके बैठ जाए आराम से। स्टार्ट करते हैं ब्लड। चलो, ब्लड को हम क्या कहते हैं? देखो, रक्त कहते हैं हिंदी भाषा में। क्या कहते हैं? रक्त। हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? खून। सब लोग जानते हैं। तो ब्लड बोलो, रक्त बोलो या खून बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने कहा कि ब्लड भैया होता क्या है? ब्लड होता क्या है? तो अपन देसी तरीके से पढ़ते हैं। मैंने कहा कि जब भी आपने कभी देखा होगा कोई कांटा लग जाता है, चुभ जाता है, या फिर कहीं अंगुली में कट लग जाता है, कहीं भी आपकी बॉडी में कट लगता है तो आपकी बॉडी से एक फ्लूइड बाहर आता है, एक तरल पदार्थ बाहर आता है। क्या आता है? तरल पदार्थ बाहर आता है। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंदर फ्लूइड बोलते हैं। तो आपकी बॉडी से जो फ्लूइड बाहर आता है वो कौन होता है हमारे पास? रक्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। हमने क्या कहा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो जो बाहर फ्लूइड आता है, तरल पदार्थ आता है, वो क्या होता है? रक्त होता है। सर हमने भी देखा है। तो बताओ, ये जो रक्त होता है वो कैसा दिखता है? दिखने में कैसा दिखता है? सर ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। तो कैसा हो गया? ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ब्लड भैया करता क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो होता है, हृदय होता है, वो एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। और ये हृदय जो होता है उससे क्या होता है? पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप किया जाता है। मैंने क्या कहा? आपका जो हृदय होता है वो क्या करता है? पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करता है। मतलब क्या हो रहा है कि हृदय से रक्त है वो शरीर के पूरे सभी अंगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सभी अंगों तक जा रहा है। तो आपका जो रक्त है वो होता कैसा है? तरल है। और कर क्या रहा है? आपने एक ऐड देखा होगा, पहले बीएसएनएल का ऐड आता था, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, सॉरी नोकिया का आता कि नोकिया जो कनेक्टिंग इंडिया, ऐसे कुछ आता है ना। तो मैंने कहा कि हृदय क्या कर रहा है? आपका पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी सेल्स को क्या कर रहा है? आपस में कनेक्ट कर रहा है। कौन? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? रक्त के द्वारा। और रक्त होता कैसा है? फ्लूइड होता है। तो हम क्या कहते हैं? रक्त क्या होता है? एक तरल कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है हमारे पास? रक्त तरल संयोजी ऊतक। तो क्या बोलेंगे इसको? फ्लूइड होता है। और कौन सा होता है ये? कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो हमारे पास रक्त क्या हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू या ऊतक क्या होता है आप जानते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी क्या होती है? शरीर की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। तो शरीर की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो हमारे पास कोशिका होती है। और कोशिकाएं जब क्या करती हैं? गुच्छा बना लेती हैं,
जब समान कोशिकाएं आपस में क्या बना लेती हैं, इकट्ठा होकर गुच्छा बना लेती हैं, तो वो हमारे पास किसका निर्माण करता है, ऊतक का। तो सर रक्त को आपने रक्त को ऊतक क्यों बोला? तो आप जानते हैं कि रक्त तो अकेला तो होता नहीं है, रक्त में क्या होती है, कोशिकाएं होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और क्या करता है, ये तरल पदार्थ होता है, करता क्या है, पूरे शरीर को जोड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बात क्लियर होगी ना? तो रक्त कैसा होता है, रंग लाल होता है। रक्त कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, पहले अपन क्वेश्चंस की बात करें। देखो, पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होगा, जो आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो चाहे एसएससी हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, या फिर हमारे पास राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी हमारे पास एग्जाम होती है, एनटीपीसी हो, तो उन सबके जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, हम उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारे पास, रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। रक्त जो होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, रक्त की मात्रा कितनी होती है, हमारे शरीर में रक्त कितना होता है? तो देखना, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में होती है। हमारे शरीर में ब्लड जो होता है वो 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में वेरी करता है। अब यहाँ जो रक्त की मात्रा होती है वो कितने, हमारे पास 5 से 6 लीटर। एक बात बताओ जरा, हमारे पास जो रक्त होता है, वो रक्त की जो मात्रा क्या सभी में समान होती है क्या? मेल बोले तो नर, और फीमेल बोले तो मादा, क्या समान होती है क्या? तो भैया हमने कहा कि रक्त जो होता है वो सामान्यतः समस्त मनुष्य के शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में होता है, लेकिन नर में जो रक्त होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। मैंने कहा फीमेल के अंदर रक्त की मात्रा क्या होती है, मेल की तुलना में कम होती है। तो भैया रक्त की मात्रा मेल के अंदर कितनी करते हैं हम, लगभग बोलते हैं अपन 5 से 6 लीटर करते हैं। लेकिन अगर मादा की बात की जाए तो मादा के अंदर क्या होता है, रक्त थोड़ा सा कम होता है, 4.5 से 5 लीटर के बीच में वेरी करता है। कितना डिफरेंस है देखो ना, मैंने कहा कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आधा लीटर का। तो क्या कह देंगे अपन कि आधा लीटर रक्त जो होता है वो कम होता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि फीमेल्स या महिलाओं के अंदर क्या होता है, रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है। एक बात ध्यान रखना हमेशा के लिए, फीमेल्स के अंदर केवल एक ही चीज होती है वो ज्यादा होती है, और वो क्या होती है कि उनको कोई बात पता लग जाए तो धक धक बढ़ने लग जाता है, मतलब हृदय की धड़कन, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो रक्त, हमारे जो रक्त की मात्रा है वो मेल में क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। कितना, आधा लीटर से ज्यादा होती है मेल्स के अंदर। हम क्या कहते हैं कि फीमेल के अंदर केवल एक ही चीज ज्यादा होती है, कौन सी चीज, हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है, अदरवाइज बाकी जो सारे कंटेंट्स होते हैं वो सब किस में ज्यादा होते हैं, मेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। तो हमने ये पता लगा लिया कि मात्रा कितनी होती है। एक अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो बॉडी ब्लड जो होता है उसकी मात्रा डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके भार के ऊपर, बॉडी वेट। किस पे डिपेंड करती है, आपके शरीर के भार के ऊपर। मैंने कहा आपके शरीर का भार जितना होता है उसका 7 से लेकर 8% भाग क्या होना जरूरी होता है, ब्लड होना जरूरी होता है। क्या होता है, ब्लड। तो मैंने कहा भैया कि रक्त तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर, लेकिन नर के अंदर 5 से 6 लीटर होता है, तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, आधा लीटर कम कर दो तो 4.5 से कितना होता है, 5 लीटर होता है। यहां मैंने कहा कि रक्त जो होता है वो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, आपका भार कितना है। तो किसी भी मनुष्य की जो शरीर का भार होता है उसका 7 से 8% क्या होता है, उसके अंदर ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है। चलो बात कर लेते हैं कि सर ये ब्लड निकलता कहाँ से है, बनता कहाँ पे है ना, फैक्ट्री कहाँ सर इसकी। पर सर आप बता ही रहे हो कि ब्लड ब्लड ब्लड, बनता कहाँ पे है। तो मैंने कहा कि रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है। आपने हड्डी देखी होगी, हड्डी है ना,
सभी लोगों ने हड्डी देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। डायग्राम बनाना मुझे ज़्यादा इतना आता नहीं है। तो ये हमारे पास हड्डी है। हड्डी बोले तो क्या होती है? बोन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन। तो हड्डी का जो खोखला भाग होता है, हड्डी का जो क्या होता है? बीच का जो खोखला भाग होता है, जैसे आपने बांस देखा होगा, बांसुरी जो होती है, तो बांसुरी के बाहर का जो बाहर जो होता है उसके अंदर जो खोखला भाग होता है, तो ऐसे क्या होता है? हड्डी के अंदर जो होता है ना, वो क्या होती है? खोखली होती है हड्डी, अंदर से ऐसे सॉलिड नहीं होती, ठोस नहीं होती। तो हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसे मैंने कहा हड्डी का क्या नाम था? अस्थि। और इसको क्या बोलते हैं अपन? मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो। सर ये बोन मैरो क्या होता है? तो हमने क्या कहा कि हड्डी का जो खोखला भाग होता है, बोन्स का जो खोखला भाग होता है, वही क्या कहलाता है हमारे पास? बोन मैरो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रक्त का निर्माण होता है और उसमें ऑप्शन पहला लिखा हुआ है लाल बोन मैरो, क्या लिखा हुआ है? लाल अस्थि मज्जा, और दूसरा लिखा हुआ है अस्थि मज्जा, आएगा नहीं ऐसा। लेकिन अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा का कौन सा भाग? लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लाल को जानते हो तुम सब लोग, लाल कलर होता है रेड, तो रेड बोन मैरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेड बोन मैरो। समझते चल रहे हो ना? हिंदी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, कई जगह इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड बोन मैरो सीधा लिख देते हैं। तो हमने क्या कहा कि रक्त बनता कहाँ है भैया? तो रक्त की फैक्ट्री कहाँ भैया? बोन मैरो। कौन सी वाली बोन मैरो? लाल अस्थि बोन मैरो। सॉरी, क्या बोलेंगे अपन? रेड बोन मैरो। क्या बोलेंगे? रेड बोन मैरो। तो रक्त बनता कहाँ है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। क्या बात सही है क्या सर? भाई मैंने तो सही बताया आपको। लेकिन एक बोला सर मुझे ये बताओ, आप तो अस्थि की बात कर रहे हो। हमारे मास्टर जी ने पढ़ाया था कि जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे के अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। ये क्या बात कर रहे हो? छोटे बच्चे के अंदर सर कहा था हमें तो कि उपास्थियां होती हैं। अस्थि की बहन होती है कौन? उपास्थि होती है, ऐसे समझने के लिए। तो छोटे बच्चे के अंदर क्या होती है? उपास्थियां। सर इंग्लिश बताओ, समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे इसको? कार्टिलेज। तो छोटे बच्चे के अंदर तो सर कार्टिलेज होती है, तो फिर बोन्स कहाँ से आएंगे उनके पास? भाई छोटा बच्चा होता है, उनकी बोन्स ज्यादा डेवलप नहीं होती है, अस्थियां क्या नहीं होती, डेवलप नहीं होती है, इसीलिए बच्चा क्या होता है, अपन जहां चाहे उसको ऐसे मोड़ सकते हैं, इधर कुलाटी खाता फिरता हुआ ना। तो सर ये छोटे बच्चे के अंदर तो उपास्थियां होती हैं, फिर आप अस्थि मज्जा कहाँ से लेकर आओगे? अस्थि मज्जा नहीं है तो सर आपका रक्त कहाँ बनेगा? बात तो सही है। तो मैंने क्या कहा कि छोटे बच्चे के अंदर, या फिर मैं कहूं नवजात शिशु जिसने अभी अभी दुनिया देखी है, क्या कह रहे हैं अपन? नवजात शिशु, या फिर वो शिशु जब क्या होता है? भ्रूण अवस्था में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में। क्या बोलेंगे इसको? भ्रूणावस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? आप जानते हैं सभी लोग, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जब छोटे बच्चे की बात करेंगे, मतलब छोटा बच्चा कितना? बिल्कुल छोटा बच्चा। तो हमने क्या कहा कि नवजात शिशु, न्यू बॉर्न बेबी, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? न्यू बॉर्न बेबी, बेबी बाबू है। तो छोटा बच्चा जब नवजात शिशु होता है और जो भ्रूणावस्था की बात करते हैं, तो सर रक्त कहाँ बनता है? तो हम क्या कहेंगे? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बताओ जरा, दिमाग लगाओ। आप सभी का पढ़ा हुआ है, वैसे रक्त के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, जानते नहीं, बहुत ज्यादा जानते हैं। कहाँ बनता है? बताओ जल्दी से। मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि रक्त कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा इसका हिंदी का नाम है, और जो स्प्लीन है वो किसका नाम है? अंग्रेजी का नाम है। मैंने कहा हिंदी अंग्रेजी एक जैसी है यहाँ पे। तो जब छोटे बच्चे की बात करते हैं तो छोटे बच्चे के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन या प्लीहा में होता है। बात समझ में आ गई ना? तो हमने क्या कहा? रक्त कहाँ बनता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। अस्थि मज्जा क्या होती है? हड्डी का बीच का जो खोखला भाग होता है वो होता है। और मैंने कहा कि छोटा बच्चा होता है उसके अंदर, या मतलब नवजात शिशु या भ्रूणावस्था के अंदर रक्त कहाँ बनेगा? तो हम क्या कहते हैं? स्प्लीहा या फिर स्प्लीन, या फिर कहाँ बनता है?
प्लीहा के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी हमारे पास, रक्त के निर्माण की होगी। किसकी होगी, रक्त के निर्माण की। अब सर अगर आपको हम ये पूछे, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, अगर अब आपको ये पूछा जाए कि रक्त जो होता है उस रक्त का रंग कैसा होता है, तो हम बात तो कर चुके हैं रक्त का रंग कैसा होता है। तो सभी लोग जानते हैं लाल रंग होता है। कैसा होता है, लाल, सभी जानते हैं। एक बात याद रखना बस, जब भी कभी रंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रंग की बात करेंगे, तो रंग किसके बिना नहीं होता, पिगमेंट के बिना नहीं होता। किसके बिना, पिगमेंट। सर ये क्या अंग्रेजी लिख रहे हो, पिगमेंट को क्या बोलते हैं अपन, वर्णक बोलते हैं। क्या सर क्या काम होता है वर्णक का, भैया क्या देते हैं ये, रंग देते हैं। आपको चाहिए तो आप ले लो। मैंने क्या कहा, जब भी रक्त किसी भी वस्तु की, किसी भी आप और रंग की बात करेंगे, तो रंग का कारण हमेशा क्या होता है, पिगमेंट, या फिर क्या होता है हिंदी में, वर्णक होता है। तो सर रक्त का रंग कैसा है, लाल रंग। इसका मतलब क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, वर्णक मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्णक। अब उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, सभी लोग जानते हैं, बताओ जरा जल्दी से, कौन सा वर्णक मिलता है रक्त के अंदर, सर हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो सर ये हीमोग्लोबिन कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया हीमोग्लोबिन जब हम अंदर से दा के देखते हैं तो ये बेचारा टूटा हुआ रहता है। कितने भाग के अंदर, दो भाग के अंदर। एक बेचारा हिम भाग होता है, वो एक साइड में पड़ा रहता है, और दूसरा किससे बना होता है, ग्लोबिन भाग से। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। एक कौन सा होता है, हिम भाग होता है, और दूसरा कौन सा होता है, ग्लोबिन भाग। यहाँ जो ग्लोबिन होता है आप जानते हैं अच्छे से, ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हम क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हिम भाग और ग्लोबिन भाग से मिलकर बना होता है। और ये कौन सा रंग प्रदान करता है हमारे पास, लाल रंग प्रदान करता है। कैसा रंग प्रदान करता है, लाल रंग। सर बात तो आपकी ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे वर्ण की, तो सर मैं अगर गोरा दिखूं या काला दिखूं, तो भैया दिखती क्या है हमारी, त्वचा दिखती। भैया क्या दिखती है, त्वचा। इंसान त्वचा का कैसा भी हो, रंग बहार का फर्क नहीं पड़ता, अंदर का फर्क पड़ता है। सर त्वचा बोले तो हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। और त्वचा का जो रंग होता है वो सर किस पे डिपेंड करेगा, भैया रंग की बात कर रहा है, मतलब बोले तो वर्णक, बोले तो क्या बोले तो वर्णक। अरे कौन सा वर्णक है बताएगा आप में से कोई, तो हमारी त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है, मिलेनिन पिगमेंट होता है। क्या नाम बोला मैंने, मिलेनिन। आपने जो तिल देखे ना, तिल कुछ नहीं होता भैया, क्या होता है, मिलेनिन पिगमेंट होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी त्वचा का जो रंग होता है, गोरा, काला, भूरा, सफेद, जैसा भी हम बोलते हैं, सावड़ा, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिलेनिन पिगमेंट पे। बात कौन सी याद रखनी है, जब भी रंग आएगा तो किसको याद करेंगे, वर्णक को। क्या करेगा, देगा, क्या देगा, रंग। सर बात तो सही है आपकी, लेकिन मैंने कहा कि पेड़ के पास चलते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, पेड़ों से मिलती है। पेड़ के पास गए, वृक्ष बोल दो, पेड़ बोल दो। और पत्तियों के पास गए तो पत्तियों का रंग कैसा भैया, बात किसकी कर रहे हैं, रंग की कर रहे हैं। किसके पास चलेंगे, वर्णक के पास। पत्तियों का रंग कैसा होता है, सबको दिखता, हरा होता है। क्या होगा, वर्णक होगा। सर कौन सा वर्णक होगा, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ज़्यादा चलेंगे अपन, समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी का रंग देखना है तो किसके पास चलेंगे, वर्णक के पास। तो रक्त का रंग कैसा, लाल, कौन सा वर्णक मिलेगा, हीमोग्लोबिन। त्वचा का रंग कैसा भी हो, किस वर्ण के कारण होता है, मिलेनिन वर्ण के कारण। और पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल वर्ण के कारण। बात एक ही याद रखनी है, जब भी बात आएगी रंग की तो भैया किसके पास चलेंगे, वर्णक के पास चलेंगे। तो ये तो हम रक्त की बात कर रहे थे, रंग कैसा होता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये कहूं
कि रक्त जो होता है उसका अध्ययन किस शाखा में करते हैं ना भाई, हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जब भी आपको किसी के पीछे मिल जाए लॉजी, क्या जी, लॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लॉजी का मतलब क्या है, पढ़ना। तो रक्त की अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने कहा कि रक्त का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं, जीव विज्ञान की किस शाखा में रक्त का अध्ययन करते हैं। तो मैंने कहा भैया रक्त के अंदर तो क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। ठीक है, आप जब टेस्ट करा के आते हैं तो आपने कभी ऐसा बोला क्या कि सर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरे अंदर 5 लीटर हीमोग्लोबिन है, नहीं नहीं, या 5 लीटर खून है। आप क्या बोलते हो, 10 ग्राम खून है। अरे भैया 10 ग्राम खून नहीं है, वो 10 ग्राम कौन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है। क्या है वो, हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ग्राम ब्लड के अंदर होती है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आप जो ये बोलते हैं वो क्या नहीं है, वो तरल पदार्थ की मात्रा नहीं है भैया, उसमें जो तैर रहा है हीमोग्लोबिन उसकी मात्रा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो रक्त का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो हीमोग्लोबिन से क्या हो गया, हीमेटोलॉजी। क्या हो गया, हीमेटोलॉजी। क्या हो गया, हीमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन किस शाखा में करते हैं अपन, हीमेटोलॉजी। ध्यान रखना, जब भी लॉजी आ जाए मतलब क्या करना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ ब्लड इन द ब्रांच ऑफ हीमेटोलॉजी। ठीक है सर, ये बात तो आपने ठीक बता दी। अगली बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया रक्त का पीएच कितना होता है, पीएच। अजीब अजीब नाम ले क्या रहे हो सर आपको, चलो भैया आपको हिंदी बोल देते हैं, पीएच, है ना। पी का मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। एच का मतलब देखो, सर के ऊपर जो बैठा है उसकी पावर, कौन बैठा है सर के ऊपर, एच बैठा है। एच का मतलब क्या है, यहाँ पे एच प्लस आइन। तो पीएच का मतलब क्या होता है, एच प्लस आयनों का विभव बोल सकते हैं, पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एच प्लस आयनों की क्षमता बोल सकते हैं, पोटेंशियल, क्षमता, पावर। या फिर क्या बोल सकते हैं, एच प्लस आयनों का पावर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोल सकते हैं ना, पावर। तो ये जो पीएच होती है वो क्या करती है, देखो पीएच का मान जो होता है, जैसे अपने पास फुटा होता है, फुट जो होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पैमाने लगे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होती है हमारे पास, किसी भी तरल पदार्थ की पीएच मापने के लिए एक स्केल होती है। क्या होती है, एक स्केल बोलते हैं हम, पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल के ऊपर नाम लिखे होते हैं 0 से लेकर 14 तक, 14 तक लिखे होते हैं। तो भैया 0 से लेकर 14 तक अगर अपन चलेंगे तो बीच में एक जगह आती है जहाँ पे क्या मिलता है आपको, 7 मिलता है। अब देखो 7 से इधर चले, 7 से इधर बाईं ओर चले तो पीएच को हम बोलते हैं भैया अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय। लेकिन भैया 7 से इधर चले, 7 से 14 के बीच में चले तो पीएच कैसी है, क्षारीय है। इधर आ रहा है ना कोई पास में तो हल्का अम्लीय है, और इधर आस पास आ रहा है तो कैसा है, हल्का क्षारीय। तो मैंने कहा रक्त की जो पीएच होती है भैया, रक्त की पीएच कितनी होती है, तो मैंने कहा 7.4 होती है, 7.4। कितनी है पीएच, 7.4। और 7.4 का मतलब 7 के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब पीएच कैसी हो गई, क्षारीय हो गई। कैसी हो गई, क्षारीय। तो कौन सी क्षारीय, हल्का हल्का क्षारीय। कैसी होगी हमारे पास, हल्का हल्का क्षारीय। तो रक्त पीएच क्या होती है हमारे पास, 7.4 होती है। कैसी होती है, हल्का क्षारीय। भैया रक्त की पीएच अगर बदल जाए तो क्या होगा, रक्त की पीएच बदल जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैंने क्या कहा कि रक्त की पीएच का नियंत्रण करता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, रक्त एक सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। क्या होता है, विलयन। जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है, नींबू भी डलता है उसमें, चीनी भी डलती है और उसके अंदर नमक भी डलता है, तो वो विलयन हो गया, पानी भी डलता है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें मिल गई। वैसे ही रक्त क्या होता है, विलयन होता है। लेकिन ऐसा वैसा नहीं होता, कैसा होता है, बफर विलयन होता है। कैसा होता है, बफर। अब ये अजीब अजीब से नाम है। बफर का मतलब क्या होता है, ये अगर आप क्या पीते हो, देखो आप चाय पीते हो, आप कॉफी पीते हैं, आप नींबू पानी पीते हैं, आप टमाटर खाते हैं, आप सॉस पीते हैं, या फिर आप कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं, सबकी पीएच ऐसा नहीं है कि अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, सबकी पीएच अलग अलग होती है। तो भैया जो भी इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, रक्त के अंदर घुलेगा जाके। तो रक्त का जो होता है वो अपनी पीएच को क्या नहीं होने देता भैया, बदलने नहीं देगा, क्योंकि बदल गया तो कुछ बचेगा ही नहीं।
तो बदलने नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा विलयन बनाना पड़ेगा जो मर्जी डाल दो कुछ भी बदलेगा नहीं। तो रक्त की पीएच होती है 7.4, उसको मेंटेन कौन करता है, बफर विलयन। अपन पढ़ेंगे आगे ज्यादा डिप्थ में दास ने कि रक्त क्या होता है, एक बफर विलयन होता है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। बफर विलयन क्या होता है, वह विलयन जो अपने पीएच में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, बदलेगा नहीं बस। तो रक्त एक बफर विलयन होता है और जिसकी पीएच क्या होती है, 7.4 होती है। चलो सर ये बात भी ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको तो देखो रक्त ये हमारे पास था, रक्त की पीएच की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं टॉपिक के अंदर। हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। रक्त जो होता है उसके रंग की बात होगी हमारे पास, रक्त की मात्रा कितनी है उसकी बात होगी हमारे पास, रक्त का निर्माण कहाँ होता है उसकी बात होगी हमारे पास, रक्त की पीएच कितनी होती है उसकी बात होगी। भैया रक्त मापते कैसे हैं, किस उपकरण द्वारा हम रक्त का मापन करते हैं, तो रक्त का मापना किससे होता है, रक्त का मापन किससे काउंट करते हैं, ब्लड। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। एक मीटर, देखो मीटर लगा है मतलब क्या है, मापेगा कुछ ना कुछ, किसको, हीमोग्लोबिन को। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिकाएं, उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है ना, तो हीमो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिकाएं होती है, मीटर का मतलब क्या होता है भैया, मीटर, अपना बिजली का मीटर, वैसे ये मीटर क्या करेगा, रक्त का मापन किस उपकरण द्वारा होता है, हीमोसाइटोमीटर उपकरण द्वारा होता है। बात समझ में आ गई ना। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और देख लो। मैंने कहा आपने कभी कॉकरोच मारा, नहीं उल्टे काम नहीं करना, पाप तो करना ही नहीं अपने को, है ना। कॉकरोच जो होता है उसका रक्त कभी लाल रंग का नहीं होता। अगर कॉकरोच को आपने देखा हो तो उसके अंदर व्हाइटी सा दिखता है ना, रक्त कैसा होता है उसका, सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। और एक हमारे पास, अच्छा ऑक्टोपस नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ऑक्टोपस जो होता है उस ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है हमारे पास, नीला रंग होता है ब्लड का, है ना। तो ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, नीले रंग का होता है, और हमारे पास कॉकरोच का रंग कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। रक्त की बात कर रहे हैं। और ये जो कॉकरोच होता है उसका जो रक्त होता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। ध्यान रखना है कि कॉकरोच का रक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। और ऑक्टोपस का रंग कैसा, रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये पूछ ले हाँ कॉकरोच का रंग, रक्त का रंग कैसा था हमारे पास, सफेद रंग होता है, या फिर अपन पीला भी बोल सकते हैं कई बार। उसका क्या बोलते हैं, रक्त को अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं, और ऑक्टोपस को क्या कैसा रंग होता है, रक्त का नीला रंग होता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में, रक्त के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक अपन अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल के अंदर कि रक्त जो होता है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। हाँ भाई चलो बात करते हैं रक्त किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो रक्त के अंदर भैया देखना 2 पार्ट्स बोलते हैं अपन। रक्त का कितने पार्ट्स, रक्त होता है वो 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक होता है P4 प्लाज्मा, क्या होती है हमारे पास, P4 प्लाज्मा होती है। दूसरा जो भाग होता है, चलो पूरी बात कर लेते हैं। रक्त के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा रक्त पतला पतला तरल पदार्थ होता है। तो एक तो क्या होता है, लिक्विड तरल भाग होता है, लिक्विड पार्ट। और दूसरा रक्त के अंदर कैसा होता है, सॉलिड पार्ट होता है। कैसा होता है, सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट का मतलब क्या होता है, ठोस भाग होता है। सोना नहीं है कहीं सो जाओ रक्त रक्त के चक्कर में ना, तरल सॉलिड। तो मैंने कहा कि रक्त के अंदर तरल कौन होता है, लिक्विड पदार्थ कौन होता है। तो आपने कहा कि P4 क्या होता है, पीकॉक नहीं होता, प्लाज्मा होती है। P4 क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है, रक्त का तरल भाग बनाती है। मतलब जो लिक्विड होता है उसमें कौन किसका भाग होता है, प्लाज्मा का होता है। तो सॉलिड भाग कौन होता है। अब देखो सॉलिड भाग को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि सॉलिड भाग के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं।
कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं आप सभी लोग जानते हैं। एक होती है हमारे पास RBC रेड ब्लड सेल्स, डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरी होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है हमारे पास प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स। इसको अपन क्या बोल देंगे? RBC बोल देंगे, इसको WBC, और इसको क्या बोल देंगे अपन? प्लेट। लेट गई तो प्लेटलेट्स। प्लेट क्या हो रही है? लेट रही है। तो ठोस भाग के अंदर क्या होती हैं? RBC WBC प्लेटलेट्स होती हैं, और ये क्या होती है? रक्त कोशिकाएं। देखना ध्यान से सुनना, ये रक्त के अंदर देखो, रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होती है, और प्लाज्मा में कौन बहता है? RBC WBC और प्लेटलेट्स। तो ये क्या होगी? रक्त कोशिकाएं होंगी। क्या हो गया? इनको क्या बोला अपन ने? ब्लड सेल्स बोला। क्या बोला? ब्लड सेल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त कोशिकाएं होगी। क्या होगी ये? रक्त कोशिकाएं। अब जरा बताना, इन ब्लड सेल्स को एक नाम और देते हैं, ब्लड कार्पसल्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लड कार्पसल्स, रक्त कॉर्पसल्स बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि RBC WBC प्लेटलेट्स क्या होती है? रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, और इन ब्लड सेल्स को अपन ब्लड कॉर्पसल्स या रक्त कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं, या रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। हिंदी क्या होती है इसकी? रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, एक तीसरी चीज और ध्यान से सुनना, ये जो RBC WBC और जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स या संगठित पदार्थ बनाती है। इनको हम क्या बोल सकते हैं? संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ठोस भाग जो होता है उसके अंदर क्या होती है? रक्त कोशिकाएं होती हैं, आपके पास ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, RBC WBC, और प्लेटलेट्स होती हैं जिन्हें ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं और ब्लड कार्पसल्स भी बोल सकते हैं, और इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? संगठित पदार्थ बोलते हैं। तो ये रक्त के भाग हो गए, एक तो प्लाज्मा हो गया, एक कौन सा हो गया? सॉलिड वाला भाग कौन सा हो गया? ब्लड सेल्स हो गई। भैया P प्लाज्मा आपने बोला, तो प्लाज्मा कितने % होता है? देखो P4 प्लाज्मा, और P4 क्या होता है? 55। P4 55 होता है ना, तो 55% भाग जो होता है ब्लड का, तो रक्त के आयतन का या रक्त का 55% भाग का निर्माण कौन करती है? प्लाज्मा करती है। और बचा कितना? 100 मानते हैं, 100 में से 55 ही हो गया, तो 45 कौन बच गया हमारे पास? सॉलिड भाग। ठोस कितना होता है? 45%। और 45% में कौन कौन आती है? RBC WBC और प्लेटलेट्स। लेकिन प्लाज्मा की बात करें तो कितना % है? 55%। बोले तो 55% भाग जो होता है, वो अधिकांश भाग जो होता है, वो क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होती है। ठीक है, अब मैंने कहा भैया प्लाज्मा दिखती कैसी है? तो देखो यहाँ पे P4 प्लाज्मा, सुनना ध्यान से, P4 क्या थी हमारे पास? प्लाज्मा। P4 क्या था? 55%। और P4 क्या होता है? पीला होता है। तो प्लाज्मा दिखने में कैसी दिखती है? पीला पीला। लेकिन कैसा पीला? हल्का पीला। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीले रंग की होती है, हल्का पीला रंग। तो मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा जो होती है वो कैसा दिखती है रंग के अंदर? हल्का पीला। चमका क्या दिमाग में? कुछ रंग आ गया? क्या आ गया? रंग। बोले तो कोई ना कोई वर्णक आएगा, और प्लाज्मा का पीला रंग होता है। किसके कारण होता है? आप जानते हैं, वर्णक के कारण होता है। कौन सा वर्णक? जल्दी से बताओ कौन सा वर्णक? तो मैंने कहा हमारे घरों में क्या पहले कुत्ते बिल्ली बहुत पालते थे, आजकल भी पालते हैं। बिल्लियां तो आपने देखी होंगी, जब चाहे मैंने घुस आती हैं। तो एक लड़की का नाम था रूबीना। क्या नाम था? रूबीना। तो बिली रूबिन, भाई किसी का पर्सनल नाम नहीं, अपन ऐसे समझने के लिए है। तो क्या नाम है? बिली रूबिन। तो बिल्ली किसकी है? रूबीना की है। तो बिली रूबिन क्या है भैया? वर्णक है। बार बार बता रहे हैं आपको, क्या है? वर्णक। रंग जब भी आएगा तो वर्णक को पूछ कर आएगा। मतलब रंग है तो क्या है? वर्णक है, और वर्णक है तो क्या है? रंग है। तो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? बिलीरुबिन वर्ण के कारण। बहुत बार पूछा जा चुका है ये एसएससी के अंदर। तो मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा कैसी होती है? P4 पतला। पतला बोले तो क्या हो गया? तरल पदार्थ हो गया। P4 कितना? 55% हो गया। और P4 कैसे रंग होता है? पीला। लेकिन कैसा पीला? हल्का हल्का पीला। और पीला रंग का कारण क्या होता है? बिलीरुबिन वर्णक होता है। ठीक है, तो रक्त के आयतन का कितना % भाग प्लाज्मा बनाती है? 55%। और रंग कैसा होता है प्लाज्मा का? तो कैसा होता है? हल्का पीला। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, है ना? ध्यान से देखिएगा। अभी हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि प्लाज्मा का लेक्चर ही बड़ा हो जाएगा। तो हम आज की केवल और केवल किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा। अभी तो इंटरेस्ट शुरू ही नहीं हुआ आना सर। इंटरेस्ट आएगा भैया, आगे आएगा।
तो चलो बात कर लेते हैं पी की। पी फॉर क्या होता है? नॉट पीकॉक, इधर क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा बोले तो क्या होता है? कितना परसेंट भाग? रक्त के आयतन का कितना बनाती है? 55% भाग बनाती है। कितना बनाती है? 55% भाग। और जो प्लाज्मा होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। कैसा पीला? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। ठीक है। अब मैंने कहा कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, तो देखो पी फोर प्लाज्मा, पी फोर पतला पतला, तो प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से लेकर 92% भाग जो होता है वो किसका बना होता है? वोटर। वोटर बोले तो H2O या जल का बना होता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% भाग किसका होता है? जल का होता है। तो बाकी क्या बचेगा? 6 से 8% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो यहां से जो प्रोटीन, देखो 90 से 92% क्या हो गया? जल हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो प्लाज्मा का अधिकांश भाग होता है, आंसर क्या जाएगा? जल। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कितना? लगभग 6 से 8% की रेंज में होता है। और यहाँ जो प्रोटीन हो सकता है, तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पुट करता हूँ। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मैंने कहा कौन कौन सा प्रोटीन हो सकता है, तो मैंने कहा फाइब्रिन हो सकता है, इसका बड़ा भाई फाइब्रिनोजन हो सकता है, मैंने कहा थ्रोम्बिन हो सकता है, इसका बड़ा छोटा भाई जो भी बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है, मैंने कहा ग्लोबुलिन हो सकता है। इतने बहुत है अपने काम कितने हो। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक और ले लेते हैं अपन, मस्त सा है, एल्बुमिन। ठीक है ना, रक्त के अंदर होता है। तो मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन मिल सकते हैं, हो सकता है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन हो सकता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ये क्या है? प्रोटीन है, सारे के सारे क्या है? प्रोटीन। तो प्लाज्मा में 90 से 92% भाग जल का हो गया, 6 से 8% भाग प्रोटीन का हो गया, और ये सारी प्रोटीन उसके अंदर मिल सकती है। अब देखो ये जो प्रोटीन होता है, मैंने कहा कि देखो इसके अंदर 6 से 8% भाग जो होता है उसके अंदर किसका बना होता है? हमारे पास प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। अच्छा, एक बात और बताओ कि क्या प्लाज्मा के अंदर कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक भाग होता है? तो जल तो कैसा होता है? अकार्बनिक होता है। आपने कहा कि जल कैसा होता है? अकार्बनिक। तो प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मिलते हैं, आपको फॉर्मूली ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा जो होती है उसमें 6 से 8% भाग क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। और मुख्यतः प्रोटीन कौन कौन सी होती है? फाइब्रिन हो सकती है, फाइब्रिनोजन हो सकती है, थ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, या फिर हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन्स की। अच्छा, कितना हो गया? लगभग 1% जो होता है, लगभग 1% बचा होगा। 6 से 8, 96, 98 है ना। 1 to 2% या 1% के आसपास क्या होता है? इसके अंदर ग्लूकोज होता है, और कुछ क्या होते हैं हमारे पास? खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? खनिज आयन या खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ग्लूकोज वगैरह क्या हो गया हमारे पास? खनिज लवण या मिनरल्स हो गए। तो 1% भाग के अंदर क्या आता है? ग्लूकोज आ गया, और हमारे पास क्या आ गए? खनिज लवण। खनिज लवण आप जानते हैं, खनिज आयन, जैसे हमारे पास आयरन मिलता है, यहाँ पे कैल्शियम मिलता है, हमारे पास पोटेशियम मिलता है, और यहाँ पे सोडियम। ऐसे कुछ आयन हमारे पास किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ये मैंने किसके बारे में चर्चा की? अभी प्लाज्मा की चर्चा की है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। हमने क्या कहा कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% भाग जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन्स होती है, मुख्यतः ये प्रोटीन मिलती है हमारे पास। उसके अलावा 1% भाग होता है, उसमें ग्लूकोज मिल सकता है, और कुछ खनिज लवण जैसे कि हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस प्लाज्मा के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोटीन्स दे रखे हैं, है ना। आपकी जब अंगुली कट जाती है, कहीं कट लग जाता है, तो शरीर से बाहर भागकर कौन आता है? आप क्या बोलते हैं? रक्त आता है। क्या आता है? रक्त। इस रक्त का कौन सा भाग, ध्यान से सुनना, इस रक्त का कौन सा भाग, कौन सा प्रोटीन बोलता हूं मैं, इस रक्त में उपस्थित कौन सा प्रोटीन जो होता है वो रक्त को रोक देता है बाहर जाने से, बोलता है भैया रुक जाओ, थक्का बना देता है, ब्लॉक कर देता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? तो इनमें अंदर आंसर लिखा हुआ आप जानते हैं। या तो क्या लिखेंगे अपन? फाइब्रिन, या क्या लिखेंगे अपन? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, जिसके पीछे नोजन लग जाए इसका मतलब सोया हुआ है, निष्क्रिय अवस्था के अंदर है। और ये क्या है? इसकी सक्रिय अवस्था। तो हम क्या कहेंगे? रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करती है? प्रोटीन करती है। कौन सी करती है? फाइब्रिनोजन, या फिर क्या करेंगे हम इसको? फाइब्रिन। तो फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन क्या करती है? रक्त का थक्का बना देती है।
क्या कर देती है, रक्त का थक्का बना देती है। तो ये हमारे पास बात होगी किसकी, प्लाज्मा की। अब छोटा सा क्वेश्चन बता दो सर, आपने कहा कि 90 से 92% भाग जल होता है, 6 से 8 प्रोटीन होती है और एक बचा हुआ कुचा हुआ क्या होता है, ग्लूकोज और कुछ मिनरल आयंस होते हैं। तो प्लाज्मा करती क्या है, प्लाज्मा करती क्या है, तो भैया शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं अपना वेस्ट मटेरियल जो होती हैं वो कहाँ डालती हैं, प्लाज्मा के अंदर डालती है। कहाँ डालती हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो शरीर की सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना वेस्ट मटेरियल प्लाज्मा के अंदर डालती है। तो प्लाज्मा क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को यहाँ से रिमूव करती है। मैंने कहा पीएच जो होती है 7.4 उसको कंट्रोल करने का काम, बैलेंस करने का काम कौन करती है, प्लाज्मा करती है। कौन करती है, प्लाज्मा करती है। तो ये भैया प्लाज्मा की बातें समाप्त होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में होगा और उसमें बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, किसी के दिमाग में ये नहीं आता क्या कि सर रक्त जो होता है, हम रक्त की बात कर रहे हैं, रक्त जो होता है वो कहाँ बहता है, ब्लड सेल्स, रक्त केशिकाओं के अंदर बहता है। ब्लड कैपिलरीज बोल दो या ब्लड वेसल्स बोल दो, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं बोल सकते हैं। हिंदी शुद्ध क्या होती है, रक्त वाहिकाएं। सर रक्त होता है वो रक्त वाहिकाओं में बहता है, वाहिनियां, पूरी हिंदी बात, रक्त वाहिनियों में बहता है। और रक्त वाहिनियां क्या होती है हम बात करेंगे आगे, सबको पता है धमनी और शिरा होती है। ठीक है, अब ये जो रक्त होता है वो किसमें बहता है, रक्त वाहिनी में बहता है। सर बात तो आपकी सही है, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि रक्त जो होता है वो जब शरीर से बाहर आता है, रक्त भैया कहाँ से आ गया, शरीर से बाहर, मतलब जब बाहर की हवा लगती है ना किसी को तो वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, जम गया, फ्रीज हो गया। भैया पढ़ने वाले को अगर बाहर की हवा लगे ना तो वो क्या हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो रक्त जब शरीर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। सर जमाने के लिए कौन आवश्यक है, भैया जमाने के लिए एक आवश्यक नहीं है, बाहर आया है तो एक से काम नहीं चलेगा, बहुत से लोग क्या कर देंगे, उसको मिलकर जमा देंगे। मैंने कहा भैया कौन सा प्रोटीन रक्त जमाने में सहायक होता है, जमाने का मतलब क्या हो गया, रक्त का थक्का। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो हम क्या कहेंगे, या तो आप बोलोगे फाइब्रिन या बोलोगे आप फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं एक बार, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया रक्त जमेगा तो बाहर आया तो जमेगा, जमेगा तो जमाने के लिए प्रोटीन काम करेगा, कौन सा, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। सर रक्त के अंदर तो कोशिकाएं भी तो होती है, जो होती है बिल्कुल होती है। तो कौन सी कोशिका, रक्त की कौन सी कोशिका, विच ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग, है ना। तो रक्त की कौन सी कोशिका थक्का बनाने में सहायक है, रक्त कोशिका जो थक्का बनाने में सहायक होती है, थक्का बनाने में सहायक होती है। तो भैया देखो नाम जो होता है ना वो नाम बहुत कुछ बता देता है। मैंने कहा जैसे प्लेट लेट, प्लेट क्या हो गई थी, लेट गई थी, और लेट गई तो क्या हो गया, रास्ता अवरुद्ध हो गया। और रास्ता अवरुद्ध होने का मतलब क्या बोले उसको अपन, प्लेटलेट्स। डिटेल के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार रफली आपको बता देते हैं। तो शरीर से बाहर जैसे आया रक्त, तो प्रोटीन कौन सी, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, कौन सी रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, क्या करती हैं ये, रक्त का थक्का बनाती है। सर कौन सा आयन, कौन सा आयन है जो थक्का बनाने में सहायता करता है, तो कौन सा आयन थक्का बनाने में सहायता करता है, तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए भैया, कौन सा आयन, कैल्शियम आयन, कौन सा, कैल्शियम आयन। सर विटामिन बी की बात कर लेते हैं, तो कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन जो होता है वो आवश्यक होता है, विटामिन के। ये जो सब हैं वो कब हैं, जब बाहर की हवा लग जाए, क्या लग जाए, बाहर की। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला आपसे मैं, बाहर की हवा लगने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये रक्त का थक्का जमाते हैं, क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। बोलूं तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, एक बार मैं छोटा सा रिप्लाई आपको रिवाइज करता हूँ। विच प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग, कौन सी प्रोटीन
रक्त का थक्का बनाने में सहायक आंसर फाइब्रिन या फिर फाइब्रिनोजन। ये निष्क्रिय होता है और ये क्या होती है, सक्रिय। जिसके पीछे नोजन लग जाए निष्क्रिय है, इनएक्टिव है भैया, ये क्या है, इनएक्टिव है। ये तो निष्क्रिय रूप होता है, ये बाद में बदलता है किसके अंदर, फाइब्रिन के अंदर बदलता है। अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। कौन सी रक्त कोशिका थक्का बनाने में सहायक होती है, तो प्लेटलेट गई थी, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, आंसर इज प्लेटलेट्स। कौन सा आयन, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो भैया हड्डियां क्या होनी चाहिए, मजबूत, बोले तो कैल्शियम आयन। और विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। ये चर्चाएं कब की है, जमाना छोड़ देंगे हम, मतलब क्या होगा, बाहर आएंगे, और जब बाहर की हवा लगेगी तो क्या हो जाता है, रक्त की क्लोटिंग होती है। तो क्वेश्चन क्या था, रक्त जब रक्त वाहिनियों में बहता है तो क्यों क्यों नहीं जमता, अरे भैया जब बाहर आके जम रहा है तो अंदर क्यों नहीं जमता। ये तो रक्त के अंदर थे ना, फाइब्रिन भी अंदर था, प्लेटलेट्स भी थी, कैल्शियम भी था, विटामिन के भी था, लेकिन अंदर क्यों नहीं जमा, तो हम क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। तो रक्त क्यों नहीं जमता, उसके अंदर होता है जमाने से रोकने वाला प्रतिस्कंदन। क्या होता है, प्रतिस्कंदक प्रोटीन होती है, प्रतिस्कंदक प्रोटीन, उसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होती है। क्या सर, क्या क्या नाम लेते हो, है ना। तो रक्त जब रक्त वाहिनियों के अंदर, शरीर के अंदर बह रहा है तब तक नहीं जमता। अरे भैया क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसके अंदर एक नाम होता है, हिपेरिन प्रोटीन मिलती है। क्या मिलता है उसके अंदर, हिपेरिन। और हिपेरिन क्या करता है, रुक जा बच्चा, बाहर मत जा, बाहर जाएगा तो हवा लग जाएगी, और कितने लोग आएंगे, प्रोटीन आएगी, कोशिका आएगी, आयन आएगा, और विटामिन क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो रक्त कोशिकाओं के अंदर क्यों नहीं जमता शरीर के अंदर, हिपेरिन के कारण। बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको सब समझ में आया है, समझ में तो आने में सब लोग जानते हैं ब्लड के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका जो लाइक शेयर और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरेक्शन है हमारे साथ, वो ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। और अगला जो लेक्चर होगा वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने जो आज कंटेंट पढ़ा है वो आपको कैसा लगा। जिस भी किसी के पास अगर ये कंटेंट जा रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करेगा आपकी यूनिटी के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।